नमस्कार सभी को। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली कोई परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, एसएससी भी हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो 30 ऑफ एंड 14 जून का करंट अफेयर्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल का भी और आज का भी, क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था 13 जून का। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे फिर से ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको त्वरित मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्होंने मार्सिले में फ्रांसीसी विदेश मंत्री जेन नोएल बैराटे से मुलाकात की है। इन्होंने फ्रांस के द्वारा आतंकवाद की कड़ी निंदा करी है और भारत के आत्मरक्षा का अधिकार का स्वागत किया है। दोनों मंत्रियों के बीच व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा इन द कहने का मतलब है इन द सेंस कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या अक्षय ऊर्जा, भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनना है मध्य यूरोप और भारत के बीच में। संस्कृति को लेकर इन्हीं क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। उन्होंने तकनीकी के लेकर, एआई को लेकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा की है। मंत्रियों ने 2026 में होने वाले भारत फ्रांस नवाचार वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष होगा, इसकी तैयारी पर चर्चा करी है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की ताकत और विश्वास को रेखांकित किया है। फ्रांस बहुत बड़ा साझेदार है हमारा। डसॉल्ट एक कंपनी है जिसके द्वारा राफेल विमान जो हैं वो फ्रांस के से ही इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं, और अभी जो है वही उनको जो है MiG-21 जो विमान थे, लड़ाकू विमान, उनको रिप्लेस किया गया उनसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसराइल ने जो ये हमला किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, ये बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया गया था आतंकवादियों द्वारा भारत के सैलानियों पर और कश्मीर घाटी में, और उसके बाद जो है ये इज़राइल के द्वारा जो है ईरान पर भी जो है न्यूक्लियर अटैक किया गया। एक तरह से न्यूक्लियर अटैक नहीं कहेंगे बल्कि मिसाइल से हमला किया गया। और ये बेसिकली क्या है कि इज़राइल ने ईरान की राजधानी पर हमला किया है, तेहरान पर, ठीक है, और उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम 2 उच्च श्रेणी के सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है, और जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यह हमले ईरान की तेजी से बढ़ते हुए परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, और इससे जवाबी कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खमेनेई, इन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल को कठोर सजा दी जाएगी। यानी ईरान भी अब फिर से जो है मिसाइल के द्वारा हमला कर सकता है या अन्य जो है लड़ाकू विमान से हमला कर सकता है इजराइल पर। तो ईरान के मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र सहित देश के कई स्थानों में निशाना बनाया गया जहां काले धुएं के बादल उठते दिखे। ईरान की सरकारी टेलीविज़न के अनुसार ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई, और साथ साथ जो है ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जो थे, प्रमुख जनरल मोहम्मद बघेरी,
इनकी भी मौत हो गई है। पुष्टि ईरानी सरकारी टेलीविज़न के द्वारा ये की गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध हो सकता है आगे बढ़ जाए, और ये एक फिर से एक वैश्विक स्तर पर बड़ी घटना होगी। तो इस पर हम लोग को निश्चित बात है कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछी जा सकती है। तो ईरान के बारे में और इज़राइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भौगोलिक जानकारियां हैं उनको भी आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद 26वें कारगिल विजय दिवस से पहले सेना ने टोलोलिंग चोटी पर चढ़ाई का अभियान चलाया है। टोलोलिंग चोटी पर चढ़ाई का अभियान चलाया है। ये 26वां कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को होगा। तो 26 जुलाई को ये मनाया जाएगा। और भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीज़न ने 1999 में ये कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें टोलोलिंग की ऐतिहासिक लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया है। यह अभियान द्रास बोल सकते हैं, डारस स्थित कारगिल युद्ध स्मारक से शुरू हुआ और टोलोलिंग शिखर तक पहुंचकर वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अभियान में 30 सैनिकों की टीम शामिल थी जिन्होंने टोलोलिंग शिखर को फतेह किया, तिरंगा फहराया और ऑपरेशन विजय के नायकों को श्रद्धांजलि दी। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1999 में, कारगिल की घटना हुई थी। और कारगिल क्या था, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार था एक तरह से। तो कारण वही था कि मिलिटेंट्स का आना, आतंकवाद को पोषित करना पाकिस्तान के द्वारा। 26 जुलाई 2025 को कारगिल युद्ध स्मारक पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, और जो उन बहादुर सैनिकों को याद में होगी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। इस साल ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है कारगिल की, और कारगिल युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को 545 परिजनों को उनके घरों पर सम्मानित किया जाएगा। 545 परिजन हैं जो लोगों ने देश के लिए शहादत दी थी। वो 545 जो घर हैं जिनके यहाँ का एक मेंबर नहीं रहा, तो उन घरों में जाकर के उनको सम्मानित किया जाएगा। और एक तरह से ये कारगिल दिवस जो है, ये जो कारगिल युद्ध का जो स्मारक है उसमें ये शुरू हुआ है, द्रास से स्टार्ट हुआ था। टोलोलिंग शिखर है, टोलोलिंग शिखर पर ये फतेह करी गई। ठीक है, सैनिकों द्वारा। नेक्स्ट है, मुंबई वैश्विक डेटा सेंटर केंद्र के रूप में उभरा है। निर्माणाधीन क्षमता में 6वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जो है सबसे बड़ा डाटा सेंटर बना रहा है जामनगर में विश्व का, और इसमें जो है विश्व का जो मेजर डाटा सेंटर है उसमें सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा ये माना जा रहा है ऐसा। तो ये जो डाटा सेंटर है मुंबई में वैश्विक डेटा सेंटर केंद्र के रूप में उभरा है मुंबई, और निर्माणाधीन क्षमता में ये 6वें स्थान पर है। तो मुंबई जो है ये वैश्विक डाटा सेंटर केंद्र के रूप में उभरा जरूर है, परंतु अभी ये जामनगर में सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जाना है रिलायंस के द्वारा। ये न्यूज़ भी है। तो कुसमेन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट है, उसके अनुसार निर्माणाधीन क्षमता यानी इस समय जो कंस्ट्रक्शन की जो क्षमता है वो उस मामले में मुंबई विश्व स्तर पर 6वें नंबर पर है। लंदन, डबलिन जैसे वैश्विक केंद्रों के आगे निकलकर डेटा सेंटर केंद्र बन गया है। इस समय बम्बई डेटा सेंटर केंद्र जो है बन गया है, जो कि 6th पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट में 97 वैश्विक बाजारों या 97 देशों या 97 शहरों को कहेंगे जहाँ पे डेटा सेंटर हैं। उन डेटा सेंटर्स वैश्विक बाजारों को शामिल किया गया है वहाँ पर, और जिसमें वर्जीनिया 1834 मेगावाट निर्माणाधीन डेटा सेंटर है नंबर 1 पर, क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। नंबर 2 पर है अटलांटा 1078 मेगावाट
क्षमता है इसकी। उसके बाद है कोलंबस। कोलंबस जो है ये 546 मेगावाट है। डलास है 500 मेगावाट है। फिनिक्स है ये 478 मेगावाट का स्थान है। तो ये जो टॉप जो डाटा सेंटर्स जहाँ बन रहे हैं, और ज़्यादातर जो है ये सभी अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए में है। डेटा सेंटर विकास को आकार देने के लिए प्रमुख कारकों के रूप में बिजली की पहुंच, भूमि की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला गया है। देखिए एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जीपीयू। तो डेटा सेंटर्स में क्या होता है, जीपीयू लगे होते हैं, और वो जीपीयू क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की मांग भी बढ़ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ रही है तो निश्चित बात है कि अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के से जो है बिजली को जो है ज़्यादा बनाया जाए। इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लग रहे हैं। सौर ऊर्जा का जो हिस्सा है वो भारत में बढ़ रहा है अन्य ऊर्जा जो स्रोत है उनकी अपेक्षा। उसी प्रकार जो पवन ऊर्जा है उसका भी जो ओवरऑल बिजली का उत्पादन क्षमता है उसकी, वो भी बढ़ रही है। तो उसको लेकर भी न्यूज़ है, चर्चा में है उसमें कि सोलर पैनल्स जो लगाए जा रहे हैं या फिर सोलर प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं, तो उनसे जो है जो सोलर एनर्जी बन रही है या जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जिसके कारण वर्ल्ड में सौर ऊर्जा में इंडिया का स्थान तीसरा हो गया है, और चौथे नंबर पर जो है पवन ऊर्जा है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का दुनिया में क्रमशः तीसरा स्थान सौर ऊर्जा का और चौथा स्थान पवन ऊर्जा का हो गया है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता या अक्षय ऊर्जा क्षमता भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता है वो भारत चौथे स्थान पर है। उसमें 2014 से 2025 तक भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में 41 गुना की वृद्धि हुई है, 41% की वृद्धि हुई है, या माफ कीजिएगा गुना की, 41 टाइम्स की वृद्धि हुई है। 2.63 गीगावाट से 108 गीगावाट तक। अब 2 गीगावाट से 108 गीगावाट पहुंच गया है। मेगा में 10⁻⁶ होता है मेगा, और गीगा होता है 10⁻⁹। उसके बाद पेटा होता है 10⁻12, और एक्सा होता है 10⁻15। तो इसमें हमको जानना पेटा तक है, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित बात है ये एनर्जी पेटा को भी छुएगी। तो भारत ने 2023 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है, 500 गीगावाट। 500 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना है या बिना फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करना है। राजस्थान नंबर 1 पर है इस समय, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कुल उपयोगिता स्तरीय सौर स्थापनाओं में 71% जो है इन्हीं 3 राज्यों का स्थान है, या यही 3 राज्य जो है इनका योगदान देकर ये अग्रणी रहे हैं। पवन ऊर्जा क्षमता 51 गीगावाट से अधिक हो गई है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आयुष मंत्रालय दिल्ली में योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आयुष मंत्रालय कल नई दिल्ली में योगा कनेक्ट नामक एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। यानी आज के दिन पे ये आयोजन होगा। वन अर्थ वन हेल्थ, जो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा। तो वन अर्थ वन हेल्थ जो है ये थीम है योगा दिवस की इस ईयर की। तो 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। शिखर सम्मेलन जो है वो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, 11वां। उसके लिए प्रमुख
अग्रदृष्टि कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें दुनिया भर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थाएं भी आएंगी, उन संस्थानों से भी लोग आएंगे और साथ साथ में वेलनेस समुदायों के वर्चुअल प्रतिभागी भी जुड़ेंगे। सम्मेलन में 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया शामिल हैं। जिसमें सम्मेलन में विभिन्न थीम पर आधारित सत्र होंगे, जिनमें शामिल है गैर संक्रामक रोगों का रोकथाम। ठीक है, फिर योग से गैर संक्रामक रोग, सामान्य रोग प्रोटोकॉल पर अध्ययन और IDY के प्रभाव और मूल्यांकन। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के प्रभाव का मूल्यांकन। योग प्रौद्योगिकी, नवाचार, इनोवेशन को लेकर प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति, और सभी के लिए योग का दृष्टिकोण, योगा फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो है 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जाने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहेगा। और इसको लेकर के योग कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी सौंपी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में ब्रिक्स का जो संसदीय सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा। इस समय क्या है, ये 12वां होगा, और 11वां इस समय हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, अभी हुआ था रिसेंटली 4-5 जून को ये हुआ ब्राज़ीलिया में। तो ब्राज़ील की राजधानी है, साउथ अमेरिका का कंट्री है, और पंपास घास के मैदान जो होते हैं, तो जो साउथ अमेरिका है उसमें 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, कंपास और पंपास। कंपास होते हैं ब्राज़ील में और पंपास होते हैं अर्जेंटीना में। तो उस को लेकर के भी, और अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है वो भी ब्राज़ील से होकर जाती है। जपूरा इसकी जो है बड़ी सहायक नदी है। मडेरा और जपूरा ये अमेजन की सहायक नदियां हैं। और अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं उसको, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा पानी है उसमें। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो इजिप्ट में है, या फिर कह सकते हैं कि सूडान होती हुई इजिप्ट जाती है, और विक्टोरिया झील से निकलकर वो अफ्रीका में है। तो विक्टोरिया माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहने का मतलब है कि जो ब्राज़ील में अमेजन रिवर है, तो उसके वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्री है ये। 2 कंट्री ऐसे हैं साउथ अमेरिका के जो स्थल रुद्ध देश हैं, जिनका नाम है बोलीविया एंड पराग्वे। ठीक है, और उसी तरह से कैटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी पर्वत है, वो इक्वाडोर और चिली के बाउंड्री पर वहाँ पर पाया जाता है। अकांकागुआ पर्वत श्रेणी भी है वहाँ पर, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है विश्व की, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अब आते हैं न्यूज़ पर। तो 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में बैठक 4-5 जून को ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया में हुई। भारत सहित सभी 10 सदस्य हैं। देखिए, पहले ब्रिक्स जो था, पहले ब्रिक हुआ, 4 सदस्य हुए, फिर अफ्रीका और जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स हो गया। उसके बाद जो है अभी 10 सदस्य हो गए हैं, 5 सदस्य और जुड़े हैं, उनके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। तो 10 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही है इसमें। 4 से 5 जून को जो ये 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच में का ये सम्मेलन हुआ है, फोरम हुआ है। तो भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो ओम बिरला जो थे इसके हेड थे डेलीगेशन के, जो गए थे वहाँ पर। उनके साथ वरिष्ठ सांसदों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय टीम भी थी। इस वर्ष के फोरम में देखो, भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, दक्षिण अमेरिका, ये 5 तो बेसिक हैं जो पहले से हैं ब्रिक्स में। फिर आए ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया की संसदों के प्रतिनिधि शामिल हुए, तो इसमें इंडोनेशिया भी जुड़ गया है। तो ये टोटल 10 देश हो गए जो कि ब्रिक्स के मेंबर हो गए हैं, जिसमें ये याद रखिएगा मिस्र जो है वो, और इथियोपिया जो है वो
मिस्र आता है आपका, हाँ, जो अफ्रीकन, हाँ, जो कॉन्टिनेंट है। और इंडोनेशिया, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है ये एक एशियान मेंबर में इकलौता मेंबर है जो ब्रिक्स का सदस्य बना है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। तीसरा, इसकी करेंसी जो है रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया है, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता थी पहले, अब कालीमंतान है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की जिम्मेदार उपयोग के को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के, आर्थिक विकास को लेकर के, अंतर संसदीय सहयोग और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक मामलों पर व्यापक सहमति बनी है। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने अब 2022-23 को नया आधार वर्ष माना है जीडीपी के लिए, ठीक है। ये प्रस्ताव दिया है सरकार ने, 2026 में ये जारी होने की उम्मीद है। तो 2026 में जो नए आंकड़े जारी होंगे उसमें जो बेस ईयर माना जाएगा 2022-23 को माना जाएगा, ठीक है। अभी क्या था, 2011 था, ठीक है। आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर को मान लीजिए 100% मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई बेस ईयर है, हमने माना, तो बेस ईयर के समय मान लीजिए गेहूं का मूल्य उस वर्ष कितना था, है ना, और इस वर्ष कितना है, तो बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको जो है उसका डिफरेंस जो है वो जीडीपी को में काउंट होता है, इनटू 100 कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये आधार वर्ष से जो है इसको कितना इंक्रीज़ हुआ है आधार वर्ष में, और इस समय जो करंट में कितना है, तो उसको जो है डिवाइडेड बाई आधार वर्ष कर देते हैं तो जीडीपी काउंट होता है हमारा, ठीक है। तो यह वह वर्ष होता है जिसकी कीमतों का उपयोग राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि, मुद्रास्फीति को छोड़कर गणना के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम की बात आ गई है तो याद रखिएगा। देखिए जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो फिर इसके बारे में बताएंगे हम। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी को कहा जाता है, बार बार मैं इसको बताता रहा हूँ पिछली क्लासेस में भी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस से नेट में आने के लिए डिप्रिसिएशन घटाते हैं ग्रॉस, और फिर उसके बाद में डोमेस्टिक से लेकर के जो है इसको जीडीपी, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एनएनपीएफसी अगर बनाना है तो ये जो डोमेस्टिक है और यहाँ पे ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक में जो है विदेशी स्रोतों से जो आय होती है वो भी इंक्लूड करी जाती है, तो वो आय घटाती जाएगी विदेशी स्रोतों से, और अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो जोड़ दी जाएगी। और यहाँ पे जो है एनएनपीएफसी है, तो यहाँ पे एफसी जो है फैक्टर कॉस्ट है और एमपी जो है वो मार्केट प्राइस होता है, तो उसमें से अगर टैक्सेस घटा दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाएगा मार्केट प्राइस से, तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। एनएनपीएफसी कोई राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय जो है सबसे पहले निकालने वाले जो थे हमारे देश के नागरिक, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ठीक है। और इन्हीं से जो है प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की जाती है। उसके बाद आते हैं कि इस संदर्भ में एक संदर्भ वर्ष होता है ये आधार वर्ष, और जिसका उपयोग समय के साथ आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। वर्तमान में गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। सरकार ने हाल ही में 2011-12 की जगह 22-23 तक जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को बदलने का प्रस्ताव दिया है। बेहतर है, पता लगेगा कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। तो आधार वर्ष निश्चित बात है पुराना आधार वर्ष रहेगा, तो उसको चेंज करके अब नया आधार वर्ष बनने जा रहा है ये, ठीक है। यह परिवर्तन अर्थव्यवस्था की सरासर परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया जा रहा है, और नए अनुमान फरवरी 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा कि आधार वर्ष चेंज हो रहा है जीडीपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पास एक्स यानी पास एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और ब्रिटेन के उत्तरी अरब सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास ये किया गया है। ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज है जो कि अभी किया गया।
तो भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम के रॉयल नेवी ने अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए, समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तरी अरब सागर में एक उच्च स्तरीय मार्ग वाला अभ्यास पासेक्स आयोजित किया है। ठीक है। भाग लेने वाले प्रमुख नौसेना संपत्तियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की ओर से किसने भाग लिया? स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर ने भाग लिया। P-8I लंबी दूरी का समुद्री टोई विमान है, उसमें भाग लिया है। ब्रिटेन की ओर से UK कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर और HMS रिचमंड फ्रिगेट, इन्होंने ये भाग लिया है और ये नौसेना अभ्यास किया गया है उत्तरी अरब सागर में। इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ किसके बीच में है? ये भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूज़ियम बना है INS गुलदार। जो है ये INS गुलदार को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाया गया है और ये जो है ये सेवानिवृत्त युद्धपोत है जो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूज़ियम और कृत्रिम कोरल रीफ बनने जा रहा है। कृत्रिम कोरल रीफ यानी कि कोरल रीफ के बारे में बता देते हैं पहले आपको। कोरल रीफ क्या होता है? देखिए, मूंगा की चट्टानें होती हैं, मूंगा होता है उसकी चट्टानें होती हैं, उनको कोरल रीफ के नाम से आया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ठीक है। तो ये जो है कृत्रिम है, वो सभी जो भी कोरल रीफ हैं, जो मूंगा की चट्टानें हैं, वो सभी जो हैं आर्टिफिशियल ना होकर के नेचुरल हैं। यहाँ पर ये कृत्रिम कोरल रीफ बनाया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल कोरल रीफ। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के वेलुर्गा ताल्लुक में निवती रॉक के पास स्थापित की जा रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के वेलुर्गा ताल्लुक में। ठीक है। उद्देश्य क्या है? समुद्री संरक्षण करना, इको टूरिज़्म बढ़ाना और एडवेंचर टूरिज़्म को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। INS गुलदार के बारे में जान लेते हैं कि INS गुलदार जो है ये भारतीय नौसेना लैंडिंग शिप टैंक रहा है। वजन इसका 1120 टन है, लंबाई 83.9 मीटर है और चौड़ाई 9.7 मीटर है। 12 जनवरी 2024 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा शून्य लागत पर यानी फ्री में जो है, कोई भी मूल्य नहीं, फ्री में जो है महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को ये दे दिया गया और उसके बाद उसका उपहार में दे दिया गया और उसके बाद जो है इसको अंडर वाटर म्यूज़ियम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरह से वहाँ पर सैलानी जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे तो महाराष्ट्र में तो इसको भी देखेंगे, तो ये एक तरह से वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आम की एक बड़ी किस्म का नाम देश के रक्षा मंत्री के नाम पर होगा। देखिए, आम की किस्म जो है वो याद रखिएगा, अल्फांसो जो आम की किस्म है वो निर्यात होने वाली सबसे बड़ी आम की किस्म है। ठीक है। उसके बाद आम्रपाली भी है और भी है, नीलम भी है। तो उसी तरह से दुनिया भर में मैंगो मैन के नाम से जाने वाले मशहूर पद्मश्री सम्मानित, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री सम्मानित हैं, बागवानी विशेषज्ञ हैं कलीमुल्ला खान ने आम की एक नई किस्म को विकसित किया है। उसका नाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा गया है। इस नवविकसित आम को अब राजनाथ आम कहा जा रहा है। ठीक है। कलीमुल्ला खान ने मलिहाबाद लखनऊ के पास है, उत्तर प्रदेश में स्थित अपने आम के बाग में ग्राफ्टिंग क्या होता है? कलम विधि होती है, यानी जिस तरह से गुलाब जो है का पौधा लगाया जाता है कलम के द्वारा, वैसे ही इसको भी लगाया जा रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग तकनीकी से इस किस्म को तैयार किया गया है। ग्राफ्टिंग वह विधि है जिसमें दो भिन्न पौधों, अच्छा इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ करके एक नया पौधा बनाया जाता है। तो दो भिन्न पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिससे एक अनूठी किस्म विकसित होती है। कलीमुल्ला खान पहले भी कई चर्चित हस्तियों जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी, सोनिया गांधी, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अखिलेश यादव आदि कई लोगों की पर्सनालिटीज़ जो है कई पर्सनालिटीज़ के नाम पर
आम की किस्म का नाम रखते आए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये है कि मैंगो मैन किसे कहा जाता है, कलीमुल्ला खान को। पद्मश्री से सम्मानित हैं ये और बागवानी विशेषज्ञ हैं, हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो राजस्थान में बनेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी हाल ही में चलाई गई, वो चिनाब पुल पर, जो सबसे ऊंचा पुल है रेलवे पुल, और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, कटरा से श्रीनगर के बीच में। अब हम बात करेंगे वंदे भारत रखरखाव डिपो की। ये जोधपुर में बन रहा है और जोधपुर में एक भगत की कोठी नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और ऐसे और भी डिपो बनाए जाएंगे, लेकिन ये पहला डिपो रहेगा जो बनकर तैयार होगा सबसे पहले। भारतीय रेल राजस्थान के जोधपुर में स्थित भगत की कोठी में अपना पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो बना रहा है। जोधपुर मंडल के भगत की कोठी में बनाया जा रहा है वंदे भारत रखरखाव डिपो। देश में अपनी तरह का पहला डिपो है। यह पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का काम संभालेगा। 600 मीटर में फैले इस डिपो में एक साथ 3 ट्रेनों की सेवा के लिए 3 पिट लाइनें होंगी, यानी 3 ट्रेन जो हैं उनका रखरखाव के लिए, उनका मेंटेनेंस के लिए 3 ट्रेनों का एक साथ किया जा सकेगा। देश भर में ऐसे 4 और डिपो बनाने की योजना है, लेकिन यह निर्माणाधीन पहला डिपो है। पहला डिपो जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2025 के अंत तक जो है वो पूरा किया जाना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। वंदे भारत का रखरखाव डिपो कहाँ पे, जोधपुर में बन रहा है, भगत की कोठी। ठीक है, नेक्स्ट है सुरुचि सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड पदक जीता। 19 वर्षीय सुरुचि सिंह हैं। ये महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा लगातार व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय शूटिंग की नई स्टार के रूप में अपनी स्थिति को पक्का किया है। फ्रांस की पेरिस ओलंपिक हैं सिल्वर मेडलिस्ट कैमिल जेड्रिज्स्की, इनको जो है रजत पदक मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद ये दूसरे पर रहीं। और चाइना की याओ कियानशुआन, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, ये तीसरे स्थान पर रहीं। सुरुचि ने पहले 2 विश्व कप चरणों में भी स्वर्ण पदक जीता था, और जो कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना और लीमा में, लीमा कहाँ है, ये भी ब्यूनस आयर्स और लीमा, ठीक है, यहाँ पे जो है हुए थे। ये पेरू की राजधानी है लीमा। ब्यूनस आयर्स में उनका यह पहला विश्व कप था। और सुरुचि ने 588 अंक के साथ क्वालिफिकेशन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। किसके बराबर कर लिया है, मनु भाकर के बराबर कर लिया है, बल्कि मनु भाकर से आगे निकल गई हैं ये, जो रिकॉर्ड इनके नाम था। तो 574 अंक थे मनु भाकर के, जो 21वें स्थान पर रही इस बार, जबकि पलाक जो है वो 570 अंक के साथ में 30वें स्थान पर रही हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, याओ हैं वो 589 अंक के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाकर क्वालिफिकेशन में पहले स्थान पर रही हैं। तो ये मेजर करंट अफेयर्स थी आज की, और 13 तारीख यानी कल की जो बीत गया। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो इन करंट अफेयर्स को मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और भी जो करंट अफेयर्स रहेंगी उनको भी हम बताएंगे, और साथ साथ में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको बताना जो है बेहतर रहेगा। और आप बताइएगा कमेंट में लिख करके कि क्या यह तरीका सही है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए, या फिर एक न्यूज़ के अलग अलग जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके हिसाब से बताया जाए। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसके बाद में फिर वो हम आपके हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑरा स्टडी को लेकर के मैं ये बता दूं कि 2 ऐप हैं। ऑरा स्टडी आप डालेंगे गूगल प्ले स्टोर पर तो ऑरा स्टडी करके 2 ऐप मिलेंगे। दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। टेस्ट सीरीज़ को लेकर के भी और डेली न्यूज़ को लेकर के भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे दिया गया है। तो दोनों ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। 2 वेबसाइट हैं, aurastudy.com और aurastudy.in, इन्हीं को लेकर के ये
ऐप बने हैं, तो ऐप वर्जन जो है इन वेबसाइट्स का है ये, ठीक है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया जो भी नेटवर्क्स हैं उनमें भी हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से सक्रिय हैं। और मेनली जो है जैसे व्हाट्सएप का चैनल है या व्हाट्सएप का ग्रुप भी हम अवेलेबल है, आप चाहें तो व्हाट्सएप का चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आप लोग को असाइनमेंट देता हूं या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिलीवर करता हूं नोट्स के माध्यम से, वहां पर जो है लिंक दे रखा है, जो भी व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम है, तो वो लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम इसको विराम देते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद।